हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्या यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करने के बाद यदि वह किसी दूसरे देश में भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो क्या उस अपराधी की अब्सेंस में पूरे मामले का प्रोसेस चलाया जा सकता है, लास्ट डिसीजन दिया जा सकता है। यदि ऐसा है तो BNSS के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस सेक्शन में ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के पश्चात वो किसी दूसरे देश को भाग जाता, तो उसकी अगेंस्ट, उसकी अब्सेंस में किसी प्रकार का प्रोसीजर उसके अगेंस्ट नहीं चलाया जाता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन CRPC के अंतर्गत नहीं था। बट इस प्रकार के केसेसों की जब बहुलता होने लगी, इस प्रकार के केसेस जब ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उन्हीं के मद्देनज़र, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए BNSS के अंदर ऐसा प्रोविज़न रखा गया है, और वो प्रोविज़न है सेक्शन 356 के अंदर। जी हाँ, BNSS के सेक्शन 356 में प्रोविज़न रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे देश में फरार हो जाता है तो भी उसके अगेंस्ट, उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही चलाई जा सकती है और उसको कन्विक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय क्या है। देखिए, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में को जो है लंबे समय से एक्यूज से निपटने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। क्या होता था कि व्यक्ति जो है अपराध करता और विदेश को भाग जाता। इसे मानवाधिकार सिद्धांतों में कहा गया कि क्योंकि मानवाधिकार सिद्धांत क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है तब तक तो निर्दोष ही माना जाएगा ना, जब तक उसको दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपने पढ़ा होगा कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें संदेह से परे मामला साबित करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत भी संदेह है तो इसका लाभ किसको मिलेगा? एक्यूज्ड को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो तब तक निर्दोष होगा जब तक कि उसको दोषी साबित नहीं कर दिया जाए। यह समस्या जब ज़्यादा पैदा होती है जब वो अभियुक्त क्या हो गया, फरार हो गया, दूसरे देश में उसने शरण ले ली, क्योंकि अब उसकी अब्सेंस में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन का एक नया तरीका निकाला गया किसके? BNSS के अंदर, BNSS के अंदर, यानी कि यहाँ पर नगर सुरक्षा, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी हो चुकी है। और इसमें क्या किया गया कि जो फरार लोग हैं, जो फरार अपराधी, उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीजर को सक्षम करने के लिए 356 को शामिल किया गया। तो समझ गए आप लोग, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि क्या वो जो अपराधी है वो किस कंडीशन का होना चाहिए, मतलब उसने ऐसा कौन सा अपराध किया गया होना चाहिए। मानो जिसमें BNS के अंदर मानो 2 साल की सजा है, 6 महीने की सजा है, क्या ऐसा अपराधी यदि फरार हो गया तो उस पर भी 356 के अकॉर्डिंग प्रोसेस चलेगा, या फिर इसमें कोई टाइम लिमिट दी हो? तो आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अब देखते हैं 356 के यहाँ पर हम मुख्य प्रावधान क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है, अपराधी की घोषणा की जाती है, मतलब कि किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो यदि किसी व्यक्ति पर 10 वर्ष या उससे अधिक, मतलब मिनिमम कितनी कंडीशन रखी गई है कि जो एक्यूज फरार हुआ है अपराध करके, व्यक्ति अपराधी, उसने कौन सा अपराध किया है। तो BNS के अंदर अपराधों में जिसमें 10 साल से अधिक की सजा है, नीचे वालों को इंक्लूड नहीं किया, 10 वर्ष या उससे अधिक कितनी भी हो सकती है, इतना भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ सेंटेंस से दंडनीय अपराध का उस पर आरोप लगाया गया है। और कोर्ट ने इतना ही नहीं कि आरोप ही नहीं लगा, कोर्ट ने उस पर समन और वारंट के बावजूद भी वो कोर्ट में प्रेजेंट होने में क्या रहा है, विफल रहता है। तो कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले उसको घोषित अपराधी, डिक्लेयर ऑफेंडर घोषित कर देगा, ठीक है, यानी कि ऑफेंडर्स को डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है 356 के लिए कि अपराधी की घोषणा करेगा जिसने कि कितना अपराध किया हो, 10 वर्ष या उससे अधिक का आजीवन कारावास या फिर डेथ सेंटेंस। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या करेगा यहाँ पर, फिर दूसरी चलाएगा एक्स पार्टी प्रोसेसर, फिर एक पक्षीय कार्रवाई यहाँ पर चलाई जाएगी। न्यायालय उसको अपराधी घोषित करने के बाद, घोषणा के बाद न्यायालय घोषित अपराधी के विरुद्ध एक पक्षीय यानी कि एक तरफा कार्यवाही शुरू कर सकता है, भले ही वो क्या हो, अनुपस्थित हो। समझ आ गया? तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा उसके अगेंस्ट, सबसे पहले उसको
अपराधी घोषित करेगा उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड क्या करेगा, एक पक्षीय कार्यवाही चलाएगा। अब न्यायालय क्या सुनिश्चित करेगा, अब कोर्ट एक पक्षीय कार्यवाही तो चलाएगा बट उसे क्या सुनिश्चित करना होगा कोर्ट को, तो एक पक्षीय कार्रवाई शुरू करने से पहले उसको निम्नलिखित प्रोसीजर का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है देखिए, 30 दिन के अंतराल पर, यानी कि 30 दिनों के अंदर, यानी कि 30 दिन गैप, 30 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 गिरफ्तारी वारंट जारी करने होंगे, यानी कि 30 दिन के अंतराल पर, ठीक है, अंतराल देना होगा 30 दिन का। उसके बाद अपराधी का जो अंतिम पता है उसके स्थान पर, मतलब कोर्ट में जो उसका फाइनल जो वहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, जो अंतिम उसका पता कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, उस पर क्या करेगा, उस पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में घोषणा प्रकाशित करेगा, ठीक है। यानी कि 30 दिन के अंतराल पर सबसे पहले 2 गिरफ्तारी वारंट इशू करेगा। उसके बाद क्या करना है कि अपराधी का जो अंतिम ज्ञात पता था, अंतिम ज्ञात पता, उसके बाद पता नहीं चला, जो कोर्ट में उसका एड्रेस लिखा था अंतिम वाला, वहाँ जिस भी स्थान पर वो है, वहाँ जो भी मतलब नेशनल न्यूज़पेपर वहाँ पर चलता हो, जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी होगा, और वहाँ का अगर मानो कोई लोकल जो न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में इस प्रकार की घोषणा प्रकाशित करनी होगी। उसके बाद क्या कंडीशन होगी यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी, 30 दिन के अंतराल में 30 दिन के अंतराल में क्या करना होगा, 2 वारंट इशू करने होंगे। फिर उसके बाद जहाँ पर उसका अंतिम ज्ञात पता है उस पर क्या करना होगा, वहाँ का जो भी नेशनल न्यूज़पेपर है, यहाँ पर जो भी लोकल न्यूज़पेपर है उसमें उद्घोषणा प्रकाशित करनी होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, तीसरी कंडीशन होगी कि अपराधी के जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनको सुनवाई की सूचना दी जाएगी। ऐसे नहीं चलाया जाएगा, उसके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको यह सूचना दे दी जाएगी कि उसके अगेंस्ट जो है सुनवाई, हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके पश्चात चौथी कंडीशन इन्होंने यहाँ पर बताई कि अपराधी के घर के, मतलब जहाँ पर अपराधी का जो घर है उसका जो मेन भाग है, जहाँ पर आसानी से चीज़ों को देखा जा सके, अंतिम ज्ञात पते के जिले के पुलिस स्टेशन पर मुकदमे की जानकारी प्रदर्शित करें। यानी कि उसके जो घर का प्रमुख भाग है उस पर जानकारी प्रदर्शित कर दी जाएगी कि उसके खिलाफ मुकदमे के संबंध में। तो ये चारों कंडीशन सबसे पहले फुलफिल की जानी चाहिए 356 के लिए। उसके बाद अब देखते हैं मुकदमे की कार्यवाही के बारे में। मुकदमे की कार्यवाही, यदि अपराधी उद्घोषणा के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, क्या हो रहा है, वो विफल हो रहा है, जिस दिन उद्घोषणा प्रकाशित की न्यायालय ने उससे 30 दिन के भीतर वो प्रेजेंट वहाँ पर नहीं हुआ, तो उसकी अब्सेंस में ही मुकदमा प्रारंभ कर दिया जाएगा। यदि अपराधी या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं होता तो न्यायालय अपराधी का बचाव करने के लिए, क्योंकि देखो वो तो नहीं है, कोर्ट ने पहले आप कंडीशन देख चुके थे कि उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सबको नोटिस भी दे दिया, ठीक है, उसके पश्चात आप नहीं आए हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या कि वो खुद ही नहीं आया 30 दिनों के अंदर अंदर। सेकंड कंडीशन उन्होंने दी भाई उसका फ्रेंड रिलेटिव उसके डिफेंस में तो आ सकता है, लेकिन उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, उसका बचाव करने के लिए राज्य द्वारा कोई भी वित्त पोषित वकील नियुक्त करेगा। यदि अपराधी को दोषी ठहराया जाता है तो अपीलीय न्यायालय में 3 वर्ष के भीतर अपील करने का उसको राइट दिया जाएगा। तो ये है BNSS के सेक्शन 356 की स्टोरी, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा नेचुरल जस्टिस भी किया गया, ऐसी बात नहीं है, कोर्ट ने प्रोसीडिंग भी उसको चला दी और उसको टाइम लिमिट भी दे दी 3 इयर्स की भी, ठीक है, हमने आपके पास एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चलाई है, आपको कन्विक्ट घोषित किया एज एविडेंस के आधार पर, हमने आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी मौका दिया, लेकिन वो नहीं आए, नहीं आने पर भी हमने कोर्ट की तरफ से, ठीक है, राज्य द्वारा वित्त पोषित एडवोकेट को अपॉइंट भी कर दिया, उसके बाद भी सब चीज़ आपके अगेंस्ट थी, कन्विक्ट घोषित कर दिया। अब हमने आपको 3 इयर्स का टाइम दिया, आप 3 साल के अंदर आकर अपील कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं आते हो तो उसमें फिर यहाँ पर कोर्ट का किसी भी प्रकार का उसने मतलब ये समझिए कि जो नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन नहीं किया है। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।